ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके ऊपर 67 एक्सॉर्सिज्म हुए, जो 5 महीने उसके ऊपर होते रहे और अनफॉर्चुनेटली एंड में उसकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है इस लड़की ने पूरी इंसानियत के पापों की सज़ा सही है और आज भी लोग इसकी ग्रेव पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहानी है एना एलिजाबेथ मिशेल या एनालिस मिशेल की, एक 19 साल की जर्मन लड़की जो एक रोमन कैथलिक फैमिली में पैदा हुई थी। एनालिस के माता पिता जोसेफ और एना मिशेल बवेरिया के किंग्सबर्ग शहर में रहते थे। वो दोनों डिवाउट कैथलिक्स थे, जैसे कि इस रीजन में आम बात थी, और उनकी फैमिलीज बिजनेस में काफ़ी वेल नोन थी। उनका पहला बच्चा मार्था किडनी फेलियर से 8 साल की उम्र में मर गया। उनकी 4 और बेटियां हुईं, एनालिस, गेटरूड, बारबरा एंड रोजविथा। एनालिस घर की सबसे बड़ी बेटी थी और घर की बड़ी होने की वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझती थी। वो अपने रिलीजन को लेकर भी बहुत डिवोटेड थी, लेकिन सेकुलर दुनिया से दूर नहीं थी और एक पोलाइट लड़की थी। पहले 15 साल तक उसकी ज़िंदगी बवेरिया की दूसरी लड़कियों जैसी ही थी, बिना किसी अजीब एक्सपीरियंसेस के, आई मीन पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। वो वेल एडजस्टेड, चीयरफुल और अपने दोस्तों के साथ मज़े करती थी और अपनी स्कूल एजुकेशन और रिलीजियस प्रैक्टिस में भी बहुत सीरियस कमिटमेंट दिखाती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक प्रॉमिसिंग ब्राइट लड़की इस दुनिया की एक सबसे मशहूर हॉरर स्टोरी बन जाएगी। पोजेशन और डिजीज़। 24 अगस्त 1968 एक बहुत आम दिन। रोज़ाना की तरह एनालिस स्कूल जाती है, कुछ देर वहाँ अपनी क्लासेस अटेंड करती है और यही कुछ लंच ब्रेक के आसपास एनालिस क्लास से निकलकर बाहर जाती है और उसकी नज़र एक स्टैचू पर पड़ती है। ये स्टैचू किसी आम इंसान का नहीं होता है, बल्कि ये स्टैचू वर्जिन मैरी का होता है, जो एक बहुत बड़ी रिलीजियस फिगर है क्रिश्चियनिटी फेथ में। और उस स्टैचू को देखते ही एनालिस बेहोश हो जाती है। स्कूल के विटनेसेस का कहना है कि एनालिस मानो जैसे किसी के वश में हो और उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो गई थी। लेकिन इन सब बातों को भूलकर एनालिस इसको कमज़ोरी बताकर टाल देती है। पर उसी दिन रात को एनालिस की 3 बजे के आसपास आंख खुलती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके चेस्ट पर बैठा हुआ है। वो चिल्लाना चाहती है पर चिल्ला नहीं पाती, जैसे उसकी ज़बान पैरालाइज्ड हो, और बेड पर ही उसका टॉयलेट निकल जाता है। ये सिलसिला 15 मिनट तक चलता है। अगली सुबह एनालिस ये बात अपनी मॉम को बताती है, पर एक डरावना सपना बताकर उसकी मॉम उसकी बात को टाल देती है। अब एग्जैक्ट 1 साल 1 दिन बाद 25 अगस्त 1969 को एनालिस दिन के वक्त ब्लैकआउट हो जाती है और रात में सेम फीलिंग किसी के चेस्ट में बैठे रहने की फील करती है। पर इस बार उसके घर वाले इस बात को सीरियसली लेते हैं और अगले दिन अपने फैमिली डॉक्टर वॉर्ड से कंसल्ट करते हैं, जो उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीफ्राइड लूथी को रेफ़र करते हैं। डॉक्टर एनालिस को डायग्नोस करता है, पर किसी भी रिपोर्ट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो इन इंसिडेंट्स का रीज़न बता पाएँ। लेकिन डॉक्टर फिर भी इसको ग्रैंड मैल एपिलेप्सी का केस बताकर बेसिक दवाइयाँ चलाता है। 1 महीने बाद एनालिस निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सेंट जोसेफ सैनिटोरियम भेज दिया जाता है। दोस्तों, सैनिटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए लोग लंबे समय के लिए एडमिट रहते हैं। लगभग 1 साल तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और इसी दौरान फिर से एनालिस के साथ पैरालिसिस का इंसिडेंट होता है। सेम वही किसी के चेस्ट पर बैठे होने वाली फीलिंग और यूरिन का निकल जाना। पर इस बार कुछ टाइम के बाद एनालिस चिल्लाकर डॉक्टर और नर्सेस को बुला लेती है। दिन गुजरते हैं और एक दिन एनालिस रोजरी प्रे कर रही होती है और कई लड़कियां उसको देखती हैं और बताती हैं कि उसके हाथ किसी शैतान के हो गए हों और आंखें डायलेटेड और काली हो गई हों। ये सुनकर एनालिस हंसकर जवाब देती है कि ये क्या मजाक है। पर कुछ देर बाद जब खुद को मिरर में देखती है तो उसको वो एक पल के लिए वैसी ही नजर आती है। दिन गुजरते हैं और 16 जून को एनालिस को डायग्नोस करने एक न्यूरोलॉजिस्ट आता है, डॉक्टर वॉन हैलर, जिसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, पर उसको ईईजी के दौरान कुछ अल्फा पैटर्न्स दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल नहीं मिलता है जिससे सीजर्स की वजह पता लगाई जा पाए। फिर भी एनालिस के पिछले सीजर्स को देखते हुए उसको एंटी कन्वर्जेंट प्रेस्क्राइब करते हैं। अब एनालिस एंटी कन्वर्जेंट लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस दवाई को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरी का। अब 1 हफ्ते के बाद एनालिस को रोजरी प्रे करते वक्त एक ग्रेमेसिंग चेहरा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाती है और रोजरी प्रे करना बंद कर देती है, इस डर से कि उसको फिर से वैसे डीमन फेसेस नजर आएंगे।
दोस्तों नोट करिए कि अभी तक एनालिस के दिमाग में ये नहीं आया था कि ये इलनेस एक ऑर्डिनरी इलनेस से ज़्यादा कुछ हो सकता है या उसके ऊपर किसी डिमोनिक फिगर का साया है। जब से एनालिस एंटी कन्वर्जेंट लेती है उसी के बाद से चीज़ें और वियर्ड होती जाती हैं और अब इसके बाद एनालिस की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। डीमंस और फॉल्स मेडिकेशन। अब एनालिस को काफ़ी महीने हो गए थे सैनिटोरियम में। 11 अगस्त को एक और डायग्नोसिस होता है और वो भी नेगेटिव निकलता है। काफ़ी महीनों से सीजर्स ना होने की वजह से और डायग्नोसिस के बेसिस पर फाइनली एनालिस को सैनिटोरियम से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और सीजर्स ना आने की वजह से उसकी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स भी बंद कर दिए जाते हैं और हर महीने रेगुलर चेकअप के लिए सैनिटोरियम आने को कहा जाता है। अब अगले 2 सालों तक एनालिस को कोई सीजर्स नहीं आते हैं, पर उसकी खराब तबीयत की वजह से वो मोस्टली अपना सारा टाइम घर पर प्रे करके बिताती है। स्कूल ईयर के आखिर में 5 जून को एनालिस को सीवियर सीजर्स आते हैं, जिसको देखकर उसकी मॉम बहुत कंसर्न हो जाती है और वापस से वो डॉक्टर लूथी को दिखाती हैं, जो उसको फिर से डायग्नोस करते हैं और फिर एक बार रिपोर्ट सही आती है। बट फिर भी डॉक्टर उसको डिलैंटिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। मतलब फिर से एनालिस ये ड्रग लेना शुरू कर देती है और डॉक्टर लूथी एनालिस को रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं। अब 1 साल तक रेगुलर चेकअप में सारी रिपोर्ट्स हर बार सही आती हैं और कोई भी पैथोलॉजिकल साइंस नहीं मिलते हैं और डिलैंटिन ड्रग भी बहुत सही काम कर रहा होता है एनालिस के सीजर्स को कंट्रोल करने में। 1 साल तक एनालिस को कोई सीजर्स नहीं आते हैं, पर उस दौरान कुछ ऐसा होता है जो वो डॉक्टर्स से छुपा रही होती है और जो चीज़ उसके साथ चल रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। एनालिस को हेलुसिनेशंस होते थे, उसकी बॉडी स्टिफ हो जाया करती थी, उसको हर वक्त एक गंदी सी स्मेल आती थी और ऐसा लगता था कि कोई उसके डोर पर नॉक कर रहा है। अब चौंका देने वाली बात तो ये है कि जो ड्रग्स वो ले रही थी उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स ये थे ही नहीं और ऐसा होना बहुत ही अजीब था। एक दिन एनालिस ये बात डॉक्टर वॉट को बताती है। उसको नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है उसके वार्डरोब से, तो डॉक्टर वॉट एनालिस के कान को चेकअप करते हैं और उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहते हैं और कुछ ही दिन में सेम ऐसी आवाज़ें घर के और लोगों को भी सुनाई देने लगती हैं और हर वक्त एक अजीब सी स्मेल घर में रहती है। एनालिस की बहनों और उसकी मॉम को वो स्मेल और आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे अब वो लोग काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं कि एनालिस को कोई मामूली बीमारी नहीं है और ये किसी डिमोनिक प्रेजेंस का काम है। धीरे धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा वियर्ड होती जाती हैं और जब एनालिस को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कि वो हेल में मरेगी, पर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी एनालिस अपने एग्ज़ाम्स पास कर लेती है और ग्रेजुएट हो जाती है। इन्हीं सब के दौरान एनालिस के फादर उसको ट्रिप के लिए मेरियन श्राइन सैन डोमिनो भेजते हैं, जिससे शायद एनालिस वापस से सही फील करे और एनालिस जब वहाँ पहुँचती है तो श्राइन के अंदर जा ही नहीं पाती और उसको लगता है कि जैसे ज़मीन जल रही हो और लोग उसको देख रहे हों जैसे उसको मार देंगे। ना वो वहाँ होली वाटर पी पाती है और ना ही क्राइस्ट की पिक्चर्स देख पाती है। इस चीज़ को वो ऐसे बताती है कि जैसे कि वो खुद के कंट्रोल में ही ना हो और कोई उसको मैनिपुलेट कर रहा हो। सब लोगों को लगता है कि ये लड़की पागल है और सब उससे इरिटेट हो रहे होते हैं, पर कोई भी ये सस्पेक्ट नहीं करता है कि ये कुछ पैरानॉर्मल है। ट्रिप से वापस आने के कुछ दिन बाद एनालिस डॉक्टर लूथी को एक यूजुअल चेकअप के दौरान अपने दिल में छुपाई हुई बात सारी बता देती है कि उसको डीमंस दिखाई देते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वो हेल में मरेगी। बट डॉक्टर लूथी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और दिमाग को डल करने वाले ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं। जो बर्ताव उन्होंने एनालिस के एक्सपीरियंसेस के लिए दिखाया था वो पुअर साइकेट्रिक प्रैक्टिस का एग्जाम्पल था, जिससे आगे चलकर डिजास्ट्रस रिजल्ट्स हुआ, क्योंकि एनालिस ने दोबारा कभी अपने डिमोनिक विजन्स को किसी भी डॉक्टर के साथ शेयर नहीं किया और डॉक्टर लूथी को भी दिखाना बंद कर दिया। एक्सॉर्सिज्म। अब मिशेल फैमिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था किसी प्रीस्ट को कंसल्ट करने के अलावा, और एक डिवोट क्रिश्चियन फैमिली होने की वजह से वो ये बिलीव भी करते थे कि अब यही सिर्फ एक रास्ता है एनालिस को सही करने का। पर लेटर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रोसिक्यूशन का मानना था कि ये मिशेल फैमिली का सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि इस एक डिसीजन की वजह से एनालिस की इमेजिनेशन को फ्यूल मिल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद और कई प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली मिशेल फैमिली को एक लोकल प्रीस्ट मिल जाते हैं जो एनालिस के एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाते हैं, फादर एर्नस्ट ऑल्ट और फादर एर्नोल्ड ड्रेंस। बट एक प्रॉब्लम थी, एनालिस के एक्सॉर्सिज्म के केस को अप्रूव करवाना।
जो मेन चर्च तय करता था कि विक्टिम सच में पोजेस्ड है या नहीं। बट काफ़ी मुश्किलों के बाद बिशप जोसेफ स्टैंगल ने एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दी। 24 सितंबर 1975 ये वो दिन था जिस दिन एनालिस का पहला एक्सॉर्सिज्म किया गया। एनालिस के रूम में हर तरफ रिलीजियस सिंबल्स, कैंडल्स और क्रूसीफिक्स लगाए गए और होली वाटर से उस कमरे को तैयार किया गया। फादर ऑल्ट और फादर रेंस दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब प्रेयर्स शुरू हुई, एनालिस के चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ अलग और अजीब हो गई थी। वो इतनी ज़ोर से हिलने लगी जिससे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फादर रेंस ने क्रूसीफिक्स उठाया और एनालिस के करीब ले गए। जितनी बार वो क्रूसीफिक्स उसके करीब ले जाते, एनालिस और ज़्यादा वायलेंट हो जाती। उसने अलग अलग भाषाएं बोलनी शुरू कर दी थी, जिसमें लैटिन भी शामिल थी, जो एनालिस ने ना कभी पढ़ी थी और ना कभी सुनी थी। उसकी आंखें पलटी हुई थी और उसके हाथ पांव कंट्रोल से बाहर थे। फादर ऑल्ट और फादर रेंस तेज़ आवाज़ में प्रेयर्स कर रहे थे, जिसको सुनकर एनालिस और वायलेंट होती गई और ऐसा लगता था कि हर सेकंड एक घंटे के बराबर है। आखिरकार कई घंटों के बाद पहला एक्सॉर्सिज्म सेशन ख़त्म हुआ। एनालिस थककर बेहोश हो गई थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मिशेल फैमिली और फादर ऑल्ट जानते थे कि ये लड़ाई अभी और लंबी है। ये पहला एक्सॉर्सिज्म सिर्फ एक शुरुआत थी एनालिस की लाइफ के सबसे मुश्किल सफ़र की। एक ऐसी कहानी जो रिलीजन और साइंस के बीच की लड़ाई के डिफरेंसेस दिखाती है और इंसान के मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करती है। इसके बाद 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस हुए। 10 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। एनालिस की हालत और ख़राब होती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और भूख और डिहाइड्रेशन से उसकी हेल्थ और बिगड़ने लगी। और हर एक नए सेशन में एनालिस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करती। कभी वो एक हाथ से एप्पल को फाड़ देती, कभी नई नई लैंग्वेजेस बोलती और कभी ऐसी ऐसी कहानी बताती जो उसको पता होना इम्पॉसिबल था। अब आप ये सुनिए एनालिस की नॉर्मल आवाज़। Ich war mir vorstellen, wie die in so Zwillinge können, so dauert mir wirklich. और ये एनालिस की एक्सॉर्सिज्म के दौरान आवाज़। Ich spreche dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trage dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist auch Blöderei. Für uns geht's kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. Das ist der 6. 30 जून 1976 एनालिस इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो अब सिर्फ 30 किलोग्राम की थी और लास्ट फेल्ड एक्सॉर्सिज्म में फादर ऑल्ट ने प्रॉमिस किया था कि ये उसका आखिरी एक्सॉर्सिज्म होगा, इस उम्मीद में जिससे उसको बचाया जा सके। एनालिस का आखिरी एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है और एनालिस इतनी कमज़ोर होती है कि वो ना चिल्ला पाती है और ना ही ज़्यादा मूव कर पाती है। उसकी आवाज़ में एक दर्द होता है जिससे सुनकर कमरे में मौजूद लोगों को उस पर तरस आ रहा होता है। एनालिस की मॉम उसको राहत देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती हैं और एनालिस कहती है, मॉम मुझे डर लग रहा है, ये डीमंस मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ये एनालिस के आखिरी वर्ड्स होते हैं। अगली सुबह एनालिस मिशेल की डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ था कि उसकी मौत मालन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई थी। एनालिस के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट पर मैन स्लॉटर का केस चलाया जाता है। उन्हें नेग्लिजेंट होमोसाइड का दोषी पाया जाता है और 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। पर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मिशेल फैमिली ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी है, तो बाद में ये सज़ा सस्पेंड हो जाती है। आज भी एनालिस की कब्र लोगों के लिए एक पिलग्रिमेज साइट बन गया है। उसकी कहानी ने रिलीजन, मेंटल हेल्थ और मेडिकल एथिक्स पर कई सवाल उठाए हैं। एनालिस मिशेल की कहानी एक ट्रैजिक वार्निंग है। शायद सही टाइम पर सही इलाज उसे बचा सकता था, या फिर डॉक्टर लूथी उसकी बातों को सीरियस लेते और शायद सही एडवाइस से उसकी फैमिली ऐसे कदम ना उठाती। चाहे ये केस एक मेडिकल फेलियर हो या फिर कोई सुपरनैचुरल इवेंट, हमें समझना चाहिए कि जब कभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं तो हमें रिलीजन और साइंस दोनों की मदद लेनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें वो मदद देनी चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी है। आखिर में हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर आपको जानना है कि कैसे एक आदमी 438 दिनों तक पैसिफिक ओशन में सर्वाइव करता रहा बिना पानी और खाने के, तो ये वीडियो देख लीजिए।